हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड राम राम, जय श्री कृष्ण, आदाब। सभी बच्चों को एक बार फिर से हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जब मैंने हिंदी की आपकी पहली क्लास ली थी तो उसमें आपको बताया गया था स्वरों के बारे में, वर्णों के बारे में, ठीक है, व्यंजन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें आपको वहां पर बताई गई थी। कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। और इसी के आगे अब हम पढ़ेंगे, उसी के आगे हम पढ़ेंगे अयोग वाय। तो अयोग वाय आपने पढ़ा है कि जैसे हमने स्वरों में बताया था कि स्वर 11 होते हैं, परंपरागत रूप से स्वर 11 होते हैं और उन स्वर 11 स्वरों में आपने पढ़ा है आ, ई, उ, ए, ओ, औ एंड री। ठीक है, री जो है यहाँ पर आप कई बुकों में देखेंगे स्वरों की संख्या 10 मिलेगी आपको, ठीक है, उसमें री नहीं लिखा होगा। री क्यों नहीं लिखा होगा? क्योंकि री को संस्कृत से लिया गया है, लेकिन हम परंपरागत रूप में उसको हिंदी में भी स्वरों के रूप में ही काउंट करते हैं, क्योंकि संस्कृत में री को एक स्वर माना गया है। तो यहाँ पर भी हम उसको री को स्वर के रूप में लेकर चलते हैं और इसलिए हम परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 लेकर चलते हैं। व्यंजनों की संख्या हम 33 लेते हैं, ठीक है, सभी को पता होगा, क्योंकि उसमें द्विगुण व्यंजन को हम छोड़ देते हैं और क्षिप्त व्यंजन को डा और ढा, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं। अगर लेकिन इन दोनों को भी काउंट कर लिया जाए तो फिर हमारे पास व्यंजन कितने हो जाते हैं? 35 हो जाते हैं। लेकिन परंपरागत रूप से हम उनको 33 ही काउंट करेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। और हमने बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या क्या होता है? वर्ण होता है। सार्थक इकाई क्या बताया था आपको? भाषा की सार्थक इकाई के बारे में आपको बताया था। तो इन सब चीजों को आपको रिवाइज करना है। वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते, इनको भी आपको रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हमने की थी। हम लास्ट में एक मिसलेनियस क्लास लेकर भी आएंगे आपकी हिंदी की, जैसे चैप्टर खत्म होगा वर्णमाला आपका या वर्ण विचार, उसके बाद मिसलेनियस लेकर आएंगे, उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बताएंगे जो यहाँ पर रह जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अयोग वाय। सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। इन्हीं से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा था आ से लेकर आहा तक के शब्दों को पढ़ा था, ठीक है, वर्णों को पढ़ा था। वहां पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? अयोग वाय। क्या अयोग वाय? क्योंकि इनको ना तो स्वरों में रखा गया है, ना ही इनको व्यंजनों में रखा गया है, इसलिए इनको अयोग वाय कहा गया है, क्योंकि इनका अर्थ जरूर निकलता है, ठीक है। तो चलिए अयोग वाय स्टार्ट करते हैं। अयोग वाय में क्या है देखिएगा। अयोग वाय हमारे पास कितने वर्ण है? 2 वर्ण, एक तो अंग है और दूसरा क्या है? आहा है। अब इनको भी क्या बोलते हैं? अंग को हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अंग को अनुस्वार और आहा को बोलते हैं हम विसर्ग। जिसमें 2 बिंदी पीछे लगी हो इस प्रकार से, जिसका चिन्ह या जिसकी मात्रा 2 बिंदी हो वो विसर्ग में आएगा, और जिसके ऊपर 1 मात्रा लगी हो वो हम क्या बोलेंगे? उसको अंग बोलेंगे। जिसके ऊपर 1 बिंदी लगी हो उसको हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। और चूंकि एक इससे इसका उच्चारण जो स्थान है वो नासिक है, नाक के द्वारा हवा निकलती है, इसलिए हम इसे नासिक भी कहते हैं। और आहा का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। आप बोल के देखिए जरा, आहा, तो कहाँ से? कंठ से। आपके कंठ से आहा का उच्चारण होता है, इसलिए इसको हम कंठ बोलते हैं। कि इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? आहा का कंठ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसके कुछ नियम भी होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वर्णों में दंत लिखा है, ठीक है। अब दंत लिखा है तो आप कभी कभी क्या करते हैं? दंत हमने लिख दिया, ए लिख दिया दंत को ऐसे भी लिख देते हैं और दंत को हम ऐसे भी लिख देते हैं, बिंदु को हटाएंगे तो ना। या हमने बोला हमने कंठ लिख दिया, कंठ को ऐसे भी लिख देते हैं या हम कंठ को ऐसे भी लिख देते हैं। तो यहाँ ना लगा रहे हैं या आना लगा रहे हैं, कैसे, किस प्रकार से? तो ये नासिक का एक नियम होता है। देखिए अनुनासिक का नियम क्या होता है? अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है, अनुस्वार क्या होते हैं? जिनके ऊपर बिंदी लगे वो अनुस्वार में आ जाएंगे। तो अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है, अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है, उस वर्ण के पंचम अक्षर में, उस वर्ण के पंचम अक्षर में अनुस्वार बदल जाता है, ठीक है ना? क्लियर? तो अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है, अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है, उस वर्ण के पंचम अक्षर में अनुस्वार बदल जाता है। देखिए अब वर्णों की बात हुई तो हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारे पास क्या है? स्पर्श व्यंजन है 25, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा हमारे पास स्पर्श जो व्यंजन है वो 25 व्यंजन है, का से लेकर मां तक,
ठीक है, इनको याद रखना है। तो इनको हम बोलते हैं का वर्ग। क्या बोलते हैं? का वर्ग। अभी आगे भी पढ़ाएंगे, आप देख लीजिए। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, का च ट, कचट तप। इस प्रकार से याद कर लीजिए, का च ट तप। क्या याद करेंगे? का च ट कचट तप। तो का वर्ग हो जाएगा, का वर्ग का खा गा घा और क्या बोल देंगे? अंगा। ठीक है। और चा वर्ग में चा छा जा झा या, और टा वर्ग में टा ठा डा ढा अणा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, और पा वर्ग में पा फा बा भा मा। तो देखिए ये जो है ये पहला वर्ग है, ये पहला स्थान पर आने वाला है, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर, ये पांचवें स्थान पर। तो पंचम वर्ण हमारे पास क्या होते हैं? अगर हम पंचम वर्ण की बात करें तो अंगा या अणा ना मा। ठीक है, अंगा या अणा ना मा, ये पांचवें स्थान पर आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया दंत, तो दंत की बात करें तो हमारे पास क्या है? दा था, दा के ऊपर क्या लगा? अनुस्वार। अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ण क्या है? ता। देखिए ता के ऊपर क्या लगा? अनुस्वार लगा है, अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ण क्या है हमारे पास? ता है। तो देखिए ता वर्ण का पंचम अक्षर देखो क्या है हमारे पास? ना। तो हमने बताया नियम के अनुसार कि अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है उस वर्ण के पंचम अक्षर में अनुस्वार बदल जाता है। तो अगर आप इस बिंदी को हटाएंगे, इस अनुस्वार को हटाएंगे, तो ता वर्ण का पंचम अक्षर क्या है हमारे पास? ना। और ये हमेशा आधे आते हैं, तो हम दंत को किस प्रकार से लिख सकते हैं? आधा ना करके भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? चलिए इसी प्रकार से देखिए अब कंठ की बात करते हैं। तो हमने लिखा का, लिख दिया। का के ऊपर क्या लगा? अनुस्वार लगा है। उसके बाद आया ठा। ठा किस में आता है? देखिएगा, ठा हमारा आता है टा वर्ग में। तो टा वर्ग का पंचम अक्षर देखो क्या आता है? अणा आता है ना, अणा। ठीक है, टा वर्ग का पंचम अक्षर क्या है हमारे पास? अणा है। इसलिए जब हम इस जिस अनुस्वार को हटाएंगे तो ठा जिसमें आता है वो कौन सा वर्ण है? वो हमारा टा वर्ग है। तो टा वर्ग का कौन सा अक्षर? पंचम अक्षर क्या है? डा अणा। तो अणा का आधा लेंगे और ठा लिख देंगे, तो हमारे पास क्या हो गया? कंठ। शायद आपको ये बात अब समझ में आने लगी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर हमें, अब आप सोच रहे होंगे ये हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी शुद्ध अशुद्धि जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे शुद्ध अशुद्ध में, ठीक है, तो वहां पर आपको ये बहुत काम आने वाले हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। वहां पर बहुत तरीके से लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इस नियम को विशेष तौर पर याद रखना है कि अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है उस वर्ण के पंचम अक्षर में अनुसार बदल जाता है। इसी प्रकार देखिए अंत की बात करते हैं। किसकी? अंत की बात करते हैं। तो अंत देखिए तावर्ण का पंचम अक्षर क्या है? देखो तावर्ण का पंचम अक्षर क्या है? ना। तो क्या लिखते हैं हम? अंत इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, झंडे की बात कीजिए। झंडे की बात करेंगे तो झा लिखेंगे। डा किसमें आता है? टावर में आता है। टावर का अंतिम अक्षर क्या है? अणा। तो अणा का इस प्रकार से लिखते हैं, झंडा। ठीक है, इसी प्रकार संबंध की बात करें, यहाँ तो दो अनुस्वार आ गए। तो सा के ऊपर बिंदी है, तो सा के बाद क्या लिखा है? बा लिखा है। सा के बाद क्या लिखा है? बा। बिंदी जिस तरह की उसने अनुस्वार के बाद जो अक्षर है बा, बा किसमें आता है? पा वर्ग में। तो बा का पंचम अक्षर क्या है? मा। तो सम और बा लिखिए। बा के ऊपर भी अनुस्वार, उसके बाद क्या है? धा। धा देखो किसमें आता है? ता वर्ग में आता है। उसका पंचम अक्षर क्या है? ना। और धा बना। तो संबंध ऐसे भी लिखते हैं, वरना मोस्टली हम संबंध को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि हम कहाँ माँ लगाते हैं, कहाँ पर ना लगाते हैं, कहाँ पर अणा लगाते हैं। अगर हम अनुस्वार को हटा देते हैं तो किस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको बताया जा रहा है और इस प्रकार से आपको और किसी क्लास में पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल एपी क्लासेस मैथ्स हाउस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने फ्रेंडों में भी शेयर करिए, जिससे कि वह सब भी इस क्लास को अच्छी तरह से पढ़ सकें और अपने कंपटीशन की तैयारी को मजबूत कर सकें। ओके, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हमारे पास आ गया स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वर हमने पढ़ रखे हैं, हमारे पास कितने स्वर हैं टोटल? 11। ठीक है, मेनली परंपरागत रूप से हम 11 स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया वो उच्चारण या मात्रा के आधार पर। नंबर 1, सबसे पहले हम उच्चारण के, हम उसका उच्चारण कहाँ से करते हैं?
कंठ से करते हैं, तालु से करते हैं, मूर्धा से करते हैं, या फिर दंत से करते हैं, या ओष्ठ से करते हैं। ठीक है ना, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से या ओष्ठ से करते हैं। तो इसी प्रकार जब हम स्वरों के उच्चारण की बात कर रहे हैं, स्वरों के उच्चारण की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्वरों के उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो पहले ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी बोलते हैं और इसी को हम मूल स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर वही स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, या कह सकते हैं जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। यह 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। आ, ई, उ और री। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार दीर्घ स्वरों की बात करें, दीर्घ स्वरों की बात करेंगे आप तो कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4 हमारे पास ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर की बात करिए आप, दीर्घ स्वर या संधि स्वर, ये क्या होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, जिनके उच्चारण में, या ये कह सकते हो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, या जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ की बात करो, आ तो आ और आ और आ जो है ह्रस्व स्वर है, बहुत कम समय लग रहा है। आ तो इसमें क्या है? 2 मात्राओं के बराबर समय लग रहा है, इसलिए हमको क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे ह्रस्व दीर्घ स्वर। अब कभी कभी और भी एक प्रकार का स्वर हमें मिलता है जिसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर होते क्या है? देखिए, जिन शब्दों के उच्चारण में हमें क्या हो, 2 से अधिक मात्राओं का समय लगे, जिनके उच्चारण में हमें 2 से अधिक मात्राओं का समय लगे। किसी किसी बुक में 3 मात्राओं, 4 मात्राओं ऐसे भी लिखा रहता है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि जिन शब्दों के उच्चारण या जिनके उच्चारण में हमें 2 मात्राओं से अधिक का समय लगे, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जब कहीं संवाद होता है या कहीं पर स्टेज प्रोग्राम होते हैं तो कहते हैं हे राम, तो बहुत ज्यादा खींच दिया, तो आपने देखा होगा राम, 1, 2 और 3, हमने यहाँ पर 3 मात्राएं बीच में लगा दी है, बड़ा की मात्रा यहाँ पर लगी। उसी प्रकार जब आप किसका उच्चारण करते हैं? ओम का उच्चारण करते हैं, तो देखा होगा आपने जब ओम लिखा रहता है तो इस प्रकार से 3 लिखा रहता है, मीन्स उसमें 3 मात्राओं का उच्चारण किया गया। आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जिन शब्दों में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इस प्रकार से स्वरों का आपका वर्गीकरण हो गया है। तो उच्चारण के आधार पर आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो गला है वो इस प्रकार से कुछ, इसको हमने कितने भाग में बांट रखा है? 5 भाग। सबसे पहले हमारे यहाँ क्या आता है? कंठ। क्या जाता है? कंठ। तो क्या जाता है? कंठ के बाद आइए ऊपर, क्या आएगा हमारे पास? पहले हमारे पास आ जाएगा कंठ, कंठ के बाद हमारे पास आ जाएगा तालव, और इसके बाद क्या आ जाएगा? मूर्धा, और मूर्धा के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? दंत, और दंत के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? ओष्ठ। तो ये 5 भाग डिवाइड किए गए हैं आपकी पूरी गर्दन में, कि जहां पर जब आप व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि स्वरों में तो क्या होता है, स्वरों का तो उच्चारण क्या है, आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में जो आपके अंदर से जो प्राण वायु आती है, वो इसमें से किसी न किसी स्थान पर दबाव डाल के बाहर निकलती है, या उसको टच करती हुई बाहर निकलती है, तो वो वह स्थान उसका क्या बन जाता है? उसका कंठ स्थान, या उसका तालव स्थान, या मूर्धा स्थान, या दंत या ओष्ठ बन जाता है। जैसे कहते हैं आप ऊ है, तो आप क्या है? ओष्ठ। ओ की आकृति बन रही तो वो ओष्ठ हो जाएगा। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्वरों के वर्गीकरण का। तो देखिए अब स्वरों के वर्गीकरण में आप देखेंगे दूसरा, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ का प्रयोग किस प्रकार से, कि आप जीभ का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं? कि उसके अग्र भाग का प्रयोग करते हैं, कि उसके मध्य भाग का प्रयोग करते हैं, कि उसके पश्च भाग का प्रयोग करते हैं। जब हम जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग करके किसी वर्ण को या किसी शब्द को बोलते हैं या किसी वर्ण को बोलते हैं, तो वो कहलाते हैं अग्र स्वर। ठीक है, इसी प्रकार जब हम जीभ के मध्य भाग का प्रयोग करके किसी स्वर को बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मध्य स्वर। इसी प्रकार जब हम जीभ के बिल्कुल अंतिम भाग, मतलब पश्च
भाग का प्रयोग करके किसी शब्द को बोलते हैं तो वो कहलाता है आपका कौन सा? पश्च स्वर। तो देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने कितने लिए? 1, 2 एंड 3, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर कितने होते हैं? 4, ई, ए। तो आप आगे वाले भाग का प्रयोग कर रहे हैं, ई, पीछे तो जा नहीं रहा है, ई, ए, ठीक है। मध्य स्वर आ मीन्स कहां से निकल रहा है? आ, कंठ से निकल रहा है, तो यहाँ कंठ के स्थान पर जीभ का कौन सा भाग होता है? मध्य, ठीक है, आ। इसके बाद पश्च स्वर आ, देखिए बिल्कुल नीचे और कंठ के थोड़ी से नीचे आ गए आप, तो उसको हम बोलेंगे पश्च स्वर, आ, उ, ओ, औ। तो हवा का दबाव या हवा का दबाव जिस स्थान पर बन रहा है वो स्थान क्या हो जाएगा? या जीभ जो है हमारी जहां से भी इन वर्णों को उच्चारण कर रही है, इन वर्णों का उच्चारण कर रही है, वो कौन से हो जाएंगे? पश्च स्वर हो जाएंगे। आ की बात करो तो कंठ पर आ जाते हैं, ई की बात ई, तो ई, ए, ऐ, ये सब अग्रस्वर कहलाते हैं। ओके, तो जिसमें जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग किया जाता है वो अग्रस्वर होते हैं, जिसमें जीभ के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है वो मध्य स्वर होते हैं, और जिसमें जीभ के किस भाग का? पश्च भाग का प्रयोग किया जाता है वो पश्च स्वर होते हैं। चलिए इसके बाद देखिए तीसरा, ओष्ठों की आकृति के आधार पर। अब ओठों की आकृति के आधार पर, अब देखिए ओष्ठों की आकृति के आधार पर, ओठों की आकृति के आधार पर यहाँ पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। एक होते हैं व्रतमुखी और एक होते हैं अव्रतमुखी। तो व्रतमुखी वो स्वर होते हैं जिनको बोलने पर हमारे होंठ गोल आकृति ले लेते हैं, इस प्रकार से गोल आकृति ले लेते हैं, उन सभी को हम क्या बोल देंगे? जो हमारे होंठ हैं वो गोल आकृति अगर ले लेते हैं तो व्रतमुखी कहलाएंगे, और अगर गोल आकृति नहीं लेते हैं तो अव्रतमुखी कहलाएंगे। तो होंठों की आकृति के आधार पर आप स्वरों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो व्रतमुखी और दूसरा अव्रतमुखी। चलिए अब आप ऊ का उच्चारण करिए, ऊ। तो देखिए अपने लिप्सों को देखें, होंठों को देखें, तो ऊ से क्या होगा? आपकी गोल आकृति बन जाती है, ऊ, बड़ा ओ बोलिए तब भी क्या एक सर्किल टाइप का बनेगा, तो व्रतमुखी कहलाएंगे, और औ तो वो व्रतमुखी कहलाएगा। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं आपके वो सारे अव्रतमुखी में चले जाएंगे। तो आ, ई, ए, ऐ, ऋषि, ठीक है, ऋषि का री ले लेंगे। क्लियर है? तो व्रतमुखी और अव्रतमुखी, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम नंबर 4 में पढ़ेंगे, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। देखिए अभी स्वरों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, तो अनुनासिक और दूसरा निरअनुनासिक। तो अनुनासिक के अंतर्गत आप याद कर लीजिए जिसमें हवा नाक से निकलती है, उच्चारण जिनके उच्चारण में हवा नाक से निकले, जैसे इस प्रकार के वर्ड, तो इस प्रकार के जो वर्ड होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। निरअनुनासिक स्वर वो स्वर होते हैं जिससे हवा नाक से नहीं निकलती है, आ, ई, तो क्या कहलाएंगे? निरअनुनासिक स्वर कहलाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, तो याद कर लेना है। चलिए अब घोषत्व के आधार पर और देख लेते हैं, घोषत्व के आधार पर क्या होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए घोष का अर्थ होता क्या है। तो घोष का अर्थ होता है कि स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न हो जाना। जो हमारी स्वर तंत्रिकाएं हैं उनमें कंपन उत्पन्न हो जाना ही क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। अर्थात जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न होता है वो सभी ध्वनियां सघोष ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, तो हमारे क्या है, देखिए कंपन उत्पन्न होना, कंपन जरूर उत्पन्न होगा। आ, देखो आ, ई, ऊ, इस प्रकार से बोल के देखिए, प्रैक्टिस करिए। कोई नहीं देख रहा, आप अपने घर पे बैठे हैं, आराम से बोलिएगा और उनका उच्चारण देखिएगा, तो आपकी जो स्वर तंत्रिकाएं हैं उसमें क्या होगा? एक कंपन होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण करते समय क्या होता है, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न होता है या स्वर तंत्रों में कंपन उत्पन्न होता है, उन्हें हम सघोष ध्वनियां कहते हैं। तो यहाँ पर सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सभी सघोष ध्वनियां हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष ध्वनियां हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आई होप आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसी प्रकार से हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ज्यादा से ज्यादा एपी क्लासेस मैथ्स हाउस यूट्यूब चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाया जाता है जिससे कि आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकें। और सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए।
एक दिन छोड़ के एक दिन आपका हिंदी का वीडियो आता रहेगा, कभी कभी हो सकता है कि 2 दिन बाद भी आए। इसके बाद हम नेक्स्ट मंडे से या आफ्टर 3 रक्षाबंधन, आफ्टर रक्षाबंधन हम क्या करेंगे, रक्षाबंधन के बाद मीन्स 3 अगस्त के बाद, 3 अगस्त के बाद हम आपका सीडीपी का बैच लेकर आ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का बैच लेकर आएंगे। हो सकता है हम 4 तारीख को ही आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का बैच डालेंगे। और जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी पढ़ें, ठीक है, मीन्स जब हम क्या करें, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी पढ़ें तो उसको बहुत, पेडागोजी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको पढ़ते समय जिस प्रकार से हम आपको यहाँ पर नोट्स उपलब्ध कराएंगे, जिस प्रकार से हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, आपको और किसी वीडियो पर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट मेथड से पढ़ाया जाएगा। और ये जरूरी नहीं कि आप क्रम से ही सारी चीजें पढ़ें, आपको जो चीजें एग्जाम में आती हैं, एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो सीडीपी में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे क्लास, आपको 4 अगस्त को सीडीपी की पहली क्लास लेंगे और उसमें आपको पढ़ाया जाएगा सबसे पहले सिद्धांत, ठीक है ना, जितने भी सिद्धांत आपके, जितने भी प्रिंसिपल हैं उसके अंतर्गत वो सभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपके लिए यूपी टेट, सीटेट एग्जाम आ रहे हैं, तो आप हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिए। एपी क्लासेस मैथ्स हाउस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।